हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 4 फरवरी 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों के लिए ही रहेगा, क्योंकि ये सेशंस लंबे समय तक यूट्यूब पर इसी तभी चल पाएंगे जब आप लोग हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें और सेशंस को जो है इसी तरीके से लंबे समय तक देखते रहें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो फ्रंट पेज पर ऐसा यहाँ पर कोई खास आर्टिकल नहीं है। दिल्ली में कल चुनाव होने हैं तो उसको लेकर प्रचार जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं एक बार आप लोगों में से जो भी लोग अगर दिल्ली के वोटर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कल ज़रूर वोट देने ज़रूर जाएँ। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर जो ये पेज 1 में और पेज 2 में कंटिन्यू किया गया है, एक केस है, इसके बारे में वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पॉलिटी में, दैट इज़ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, जो 1950 का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली को चैलेंज करता हुआ ये केस है ना। इसको फेमसली हम लोग A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास नाम से केस जानते हैं। तो इसको आप एक बार रीड कीजिएगा। वैसे तो केस क्या है ये आप लोगों को पता ही होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट फिर भी मैं आपको एक बार ये आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसको आप लोग जस्ट रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रंट पेज और सेकंड पेज पे यहाँ पर कंटिन्यूशन में ये दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़ लेना। बाकी बीच में सच यहाँ पर कोई खास आर्टिकल नहीं है, तो सीधे मैं आपको अगर एक्सप्लेन पेज पर ले चलूँ तो वहाँ पर 3-4 आर्टिकल्स हमें जो है वो डिस्कस करने हैं। एक तो ये है, दैट इज़ ट्रम्प मस्क एंड USAID। USAID क्या है? दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके कुछ फंड्स वगैरह पे कटौती की गई है, या एक तरीके से आप ये कहें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उनका एक ये प्राइम टारगेट है कि सरकार के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसको कम करना है। तो उसी को लेकर यहाँ पर भी एक एक्शन लिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक यहाँ पर बात करेंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की, एक प्रकार की जो कॉटन है, जो कपास है, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट दी फेंटानिल। ठीक है, जो US ने टैरिफ लगाए हैं मैक्सिको और चाइना के ऊपर, तो वो फेंटानिल की वजह से लगाए गए हैं। अब ये फेंटानिल मैंने आपको बताया था वैसे एक ओपियोइड पेन किलर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है कि वाई साइंटिस्ट आर मॉनिटरिंग एस्टेरॉइड विद ओनली 1% चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ। एक एस्टेरॉइड है जिसके पृथ्वी से टकराने के सिर्फ 1% चांस है, तो साइंटिस्ट उसको क्यों मॉनिटर कर रहे हैं ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे और एक गोपालन वाला जो आर्टिकल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर रीड कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये वाला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ ट्रम्प मस्क एंड USAID। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसी है, दैट इज़ एजेंसी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना, यूनाइटेड नेशंस नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि अमेरिका की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओवर द वीकेंड इमर्ज्ड एज द लेटेस्ट कैजुअलिटी इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस बिड टू रीहॉल द फेडरल गवर्नमेंट। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रम्प हैं, उनका जो प्रशासन है, उनकी यहाँ पर ये कोशिश चल रही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब वहाँ की जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उसमें वो कुछ बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लेटेस्ट कैजुअलिटी, या आप कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट जिस चीज़ के ऊपर घास गिरी है वो है USAID के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 1 हफ्ते के बाद उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि 90-day पॉज ऑन फॉरेन एड। हिज एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव्ड 2 top USAID security officials after they refused to grant representatives of Elon Musk's Department of Government Efficiency, that is DOGE,
एक्सेस टू रेस्ट्रिक्टेड स्पेसेस एट द एजेंसी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि 90 दिन का एक पॉज ऑर्डर किया कि फॉरेन एड जो है वो 90 दिन तक नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो दो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे यूएसएआईडी के, उनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एलॉन मस्क का ये डिपार्टमेंट है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको इस एजेंसी में कुछ रेस्ट्रिक्टेड स्पेसेस हैं, कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, उनका एक्सेस देने से मना कर दिया। ठीक है, तो ट्रंप हैज़ सिंस रिपीटेडली कॉल्ड फॉर यूएसएआईडीज डेथ, रेफरिंग टू इट एज अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रेफ़र कर रहे हैं। और यूएसएआईडी की जो वेबसाइट है वो भी इनएक्सेसिबल है, वो भी काम नहीं कर रही है। अब ट्रंप और मस्क ने मिलके यूएसएआईडी को टारगेट क्यों किया है? इन्होंने यूएसएआईडी को टारगेट इसलिए किया है फॉर द सेम रीज़न एज दे हैव गॉन आफ्टर मल्टीपल अदर डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज इन द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जिस कारण की वजह से इन्होंने बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं या एजेंसीज हैं इनके फेडरल गवर्नमेंट में, उनको टारगेट किया है, वही सेम रीज़न इसके ऊपर टारगेट करने का। और वो क्या है? टू रिड्यूस द स्पेंडिंग एंड एलिमिनेट द परसीव्ड ब्लॉट इन द यूएस फेडरल गवर्नमेंट। वही कि मतलब खर्चा वगैरह जो सरकार में ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए। द प्रेसिडेंट हैज़ हैड कैंपेन्ड ऑन अ प्रॉमिस टू डिसमेंटल द डीप स्टेट एंड सैक द रॉक ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना पूरा का पूरा प्रचार या जो कैंपेन किया था उसमें भी ये प्रॉमिस किया था कि वो डीप स्टेट को डिसमेंटल करेंगे। डीप स्टेट का मतलब होता है कि मतलब आप कह सकते हैं ऐसे लीडर्स जो स्टेट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो सरकार के मतलब रह तो सरकार में ही रहे हैं लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं विच गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के जो आप कह सकते हैं इन कन्फर्मेशन नहीं है ना, तो वो डीप स्टेट कहलाएगा। तो डीप स्टेट को ख़त्म करने की इन्होंने बात कही थी। और साथ ही साथ जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं विच आर आप कह सकते हैं डिसोबीडियंट या इनडिसिप्लिन्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी हटाने की बात इन्होंने की थी। ही साइमल्टेनियसली प्रॉमिस टू डाउन साइज द फेडरल गवर्नमेंट एंड स्लैश एक्सेसिव एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका साइज़ कम किया जाएगा और जो एक्सेसिव और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको भी खत्म करेंगे। टू डिलीवर ऑन दीज प्रोमिसेस ट्रंप अपॉइंटेड बिलियनर मस्क एज द चीफ ऑफ द न्यूली फैशन्ड डोजे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका बेसिकली मेन काम ही यह है कि सरकार को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। तो इसी के लिए इन्होंने ये जो टेक बिलियनर हैं एलॉन मस्क, उनको अपॉइंट किया है। और मस्क ने ये कहा है कि वो फेडरल स्पेंडिंग को कम से कम $2 ट्रिलियन तक कम करवा देंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके के वो रिफॉर्म्स वहाँ पर लाएंगे कि इतनी स्पेंडिंग उनकी कम हो जाएगी। अब पद संभालने के तुरंत बाद ट्रंप ने ऑर्डर किया कि फेडरल फंडिंग में टेम्परेरी पॉज सो दैट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज कैन रिव्यू देयर ग्रांट्स, लोन्स एंड प्रोग्राम्स टू इंश्योर दैट दे अलाइन विद द न्यूली एडमिनिस्ट्रेशंस प्रायोरिटीज़। ठीक है, कि उन्होंने पद संभालते ही ये कहा कि जो फेडरल फंडिंग है, मतलब जो फेडरल फंडिंग दी जाती है उसमें तुरंत पॉज किया जाए, मतलब उसको रोका जाए, ताकि जो डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ हैं वो अपने ग्रांट्स, लोन्स और प्रोग्राम्स को रिव्यू कर सकें, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो नया एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उसी के साथ अलाइंड है। ठीक है, और हालांकि इस ऑर्डर को जो है टेम्परेली एक फेडरल जज ने ब्लॉक कर दिया था। फिर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉनदलेस कंटिन्यूड टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। लेकिन इसके बावजूद ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहा है, जैसे कि DEI, डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, जो कि हेल्प प्रोवाइड करता है टू हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज। ठीक है, जो अंडर रिप्रेजेंटेड और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स हैं या डिपार्टमेंट्स एजेंसीज हैं उनकी हिस्टोरिकली हेल्प करता है। बट इस तरीके के प्रोग्राम्स को वो वहाँ पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। अब USAID क्या करता है? USAID एक बेसिकली लीड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट आर्म है US गवर्नमेंट का। यानी कि अमेरिका की जो सरकार है उसका एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसी एजेंसी है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब और देशों को ह्यूमैनिटेरियन एड अगर चाहिए, कुछ डेवलपमेंटल एड चाहिए तो वो ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बाकी देशों को
असिस्टेंस या सहायता प्रोवाइड करती है प्राइमरीली बाय फंडिंग वहाँ के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उस देश के एनजीओज हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी यूएस एजेंसीज हैं, उनको ये फंड करती है ऑफन फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे मतलब गरीबी उन्मूलन का कोई प्रोग्राम हो, गरीबी हटाने का, एलिविएट पॉवर्टी, प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। एजेंसी ने मैनेज किया है अभी तक मोर देन $43 बिलियन इन फंड्स और असिस्टेंस प्रोवाइड किया है लगभग 130 देशों को FY23 में। 130 देशों को फंडिंग प्रोवाइड की है, मतलब उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की है और इतना फंड जो है वो मैनेज किया है। ये सिर्फ एक साल की बात है, 2022-23 की। ठीक है, अब इसके बाद आगे दिया गया है कि जो टॉप 10 रेसिपिएंट्स हैं USAID मैनेज फंड्स के FY2023 में, वो कौन थे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फंडिंग में, यानी कि सबसे ज़्यादा से लेकर कम की अगर दिशा में हम चलें तो कंट्री वाइज बात करें तो यूक्रेन है, देन वी हैव सबसे ज़्यादा मतलब फंडिंग यूक्रेन को मिली है, देन इथोपिया को, देन जॉर्डन को, देन DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कल ही इसका हमने जिक्र किया था अगर आपको याद होगा तो, M23 रेबल्स वाला केस, है ना। इसके बाद सोमालिया, यमन, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, साउथ सूडान और सीरिया। तो टॉप 10 रेसिपिएंट जो हैं वो इस फंड्स के ये हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है ऊपर, यहाँ पर दिया गया है कि जो ये बिलियंस मैनेज बाय USAID है, ये पैसा जाता कहाँ है। तो मैंने आपको कंट्री वाइज तो वहाँ पर बता दिया, यहाँ पर बेसिकली सेक्टर वाइज भी दिया गया है। ठीक है, कि किस सेक्टर में कितना पैसा दिया गया है। तो लाइक गवर्नेंस, ह्यूमैनिटेरियन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर के हिसाब से इन्होंने कितना पैसा दिया है और किस रीजन के हिसाब से कितना पैसा दिया है। कंट्री वाइज तो मैंने आपको बता दिया, बट रीजन वाइज भी यहाँ पर दिया गया है। यूरोप एंड यूरेशिया में, सब सहारन अफ्रीका में, है ना, मल्टीपल रीजन्स, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्ट एशिया एंड ओशियनिया। तो कितना पैसा कहाँ दिया है, सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने यूरोप में और यूरेशिया में दिया है। सेकंड नंबर पर इस सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, सिमिलरली सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नेंस में और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने पैसा दिया है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि USAID जो है इसने एम्प्लॉय किए हुए हैं 10,000 से ज़्यादा लोग और अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ दिस वर्कफोर्स जो है वो विदेशों में काम करते हैं। अब दिस नंबर डज नॉट फैक्टर इन थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर पिविटल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एजेंसीज प्रोग्राम्स। और इनमें वो लोग, मतलब उन लोगों की संख्या काउंट नहीं की गई है जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी एजेंसी, मतलब एजेंसी के किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और USAID जो है वो 60 से ज़्यादा मिशन जो है वो दुनिया में मेंटेन करता है। अब USAID के जो प्रपोनेंट्स हैं या जो इसके फेवर में हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि एजेंसी इज़ एसेंशियल टू फर्दर US इन्फ्लुएंस ओवरसीज़, कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए या फैलाने के लिए इस एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी टूल किट है जो कि 60 सालों में डेवलप किया गया है और अगर इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये बहुत जल्द रिबिल्ड नहीं हो पाएगा। अब USAID की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद US ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस को एक की वेपन देखा अपनी फॉरेन पॉलिसी आर्सेनल में, कि मतलब अगर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में अगर हम किसी की सहायता करें तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा होगा, ये उनको ऐसा लगा। वन इट हैज़ वील्डेड टू मेक न्यू अलाइज, इससे एक तो क्या होगा कि उनके जो नए अलाइज हैं, जो नए साथी हैं वो बनेंगे और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एलाइज हैं उनसे वो उनका वो लीवरेज एग्जर्ट कर सकते हैं, मतलब उनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस बिगेन विद अ मार्शल प्लान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है एक मार्शल प्लान से जो इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द वॉर टॉर्न यूरोप, क्योंकि उस समय जब जर्मनी वगैरह जो थे, है ना, तो वॉर टॉर्न मतलब जो वॉर से जिसकी स्थिति ख़राब हो गई थी यूरोप में, उसको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए एक मार्शल प्लान शुरू किया गया था। इन नो स्मॉल पार्ट टू प्रिवेंट कम्युनिज्म फ्रॉम स्प्रेडिंग बियॉन्ड द आयरन कर्टन। और वहाँ पर यह भी मतलब एक प्लान था कि जो कम्युनिज्म है वो फैल ना जाए। अब कोल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमिक, टेक्निकल और मिलिट्री डेवलपमेंट एड गेंड एनॉर्मस प्रोमिनेंस एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल of the United States as the United States entered into a competition with the Soviet Union। क्योंकि
कोल्ड वॉर मतलब ये जो आपका इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ है, उस दौरान कई सारी इन्होंने इकोनॉमिक, टेक्निकल और मिलिट्री डेवलपमेंट एड जो है वो प्रोवाइड करी, है ना, एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ इसका कंपटीशन चल रहा था। अब USAID 2 वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द रेड स्केयर। रेड स्केयर का मतलब वही होता है कि जब आपको इस बात का खतरा हो कि कहीं कम्युनिज्म जो है वो पैदा ना हो जाए, है ना, तो ये मतलब ये USAID उसी लिए बेसिकली बनाया गया था कि यूनाइटेड स्टेट का ये फियर था कि कम्युनिस्ट जो हैं वो लैटिन अमेरिका को फॉलो ना, मतलब लैटिन अमेरिका को जो है वो टेक ओवर ना कर लें, क्योंकि वहाँ पर क्यूबा में एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1959 में। तो इसी के लिए यूनाइटेड 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे, दैट इज़ जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक अलायंस फॉर प्रोग्रेस लॉन्च किया। ये एक $multi-billion प्रोग्राम था टू बूस्ट द डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका विद एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अमंग अदर थिंग्स, कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स दिए जाएंगे, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने इस तरीके का एक फ़ंड यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, दैट इज़ अलायंस फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने ये शुरू किया था। ये प्रोग्राम वाज एन अटेम्प्ट टू फाइट कम्युनिस्ट टेंडेंसीज इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में जो कम्युनिस्ट टेंडेंसीज पैदा हो रही थी उनसे लड़ने का ये एक अटेम्प्ट था, और विद USAID रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं उन सभी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी USAID को दी गई। द एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये एजेंसी जो है वो बनी थी, जो जॉन एफ कैनेडी ने उस समय पास किया था इन द US कांग्रेस इन 19 आफ्टर US कांग्रेस पास्ड in 1961 passed the Foreign Assistance Act, which mandated the creation of a single agency to administer foreign aid. तो 1961 में एक फॉरेन असिस्टेंस एक्ट वहाँ की संसद में पास होता है, और उसमें ये कहा गया कि एक सिंगल एजेंसी बनाई जाए जो फॉरेन एड को, जो विदेशों को सहायता दी जाती है, उसको एडमिनिस्टर कर सके। तो उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये USAID जो एजेंसी है वो बनाई गई। अब भारत में USAID क्या रोल प्ले करती है, तो US ने डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो इंडिया को भी दिया है 1951 से। जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे हैरी ट्रूमैन, उन्होंने एक इंडिया इमरजेंसी फूड असिस्टेंस एक्ट साइन किया था तब से। USAID का जो प्रोग्राम है दैट हैज़ इवॉल्व्ड प्रोग्रेसिवली ओवर द डिकेड्स फ्रॉम इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ फूड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ की इंडियन इंस्टीट्यूशंस, सपोर्ट फॉर द ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मोर। तो पहले तो उन्होंने सिर्फ ये फूड इमरजेंसी को लेकर जो है वो शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी मदद की है, जो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प की है, और इंडियन इकोनॉमी को ओपन करने में भी सपोर्ट किया है। ठीक है, इकोनॉमिक एड फ्रॉम द US हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड एस्टैब्लिश 8 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, कि US से जो इकोनॉमिक एड मिली है, आर्थिक सहायता मिली है, उसकी वजह से 8 कृषि विश्वविद्यालय या 8 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाई हैं। जो फर्स्ट IIT है वो भी उसी की हेल्प से बन पाया है, और 14 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो भी बन पाए हैं। एज वेल एज इंडिया का जो नेशनल प्रोग्राम है ऑन इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, HIV एड्स, TB एंड पोलियो, इन सब में भी इसने सपोर्ट किया है। ठीक है, हालांकि इसके जो ऑपरेशंस हैं इंडिया में, एज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हिस्टोरिकली कम विद स्ट्रिंग्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। ये जब भी किसी की मदद करता है USAID, तो ये उसके साथ कुछ कंडीशंस ऐड करता है। जैसे कि यहाँ पर USAID ने 1965 में इंडिया को $67 मिलियन का एक लोन दिया, और वो इसलिए दिया ताकि मद्रास, यानी कि जो आज की डेट में चेन्नई है, वहाँ पर एक केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बनाई जा सके। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि प्राइवेट अमेरिकन कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की इंचार्ज होगी रादर देन द इंडियन गवर्नमेंट, कि इस कंपनी की जो इंचार्ज होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो अमेरिकन कंपनी होगी, भारत सरकार नहीं होगी। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कोई भी एडिशनल फर्टिलाइज़र प्लांट जो है वो इस रीजन में नहीं बनेगा। ठीक है, अब 2004 में भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि कोई भी फॉरेन एड या कोई भी ऐसी विदेशी सहायता जो किसी तरीके की शर्तों या कंडीशंस के साथ आएगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से हुआ क्या कि जो इस तरीके की असिस्टेंस आती थी वो धीमे धीमे कम होने लगी, और foreignassistance.gov के अनुसार
यूएस एड की जो ऑब्लिगेशंस थी टू इंडिया वो FY24 में $141 मिलियन थी, जो कि 2023 के $153 मिलियन के कंपैरिजन में कम थी, और सिग्निफिकेंटली 2001 यानी कि जब से डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन तब से ही ये काफ़ी कम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंडिया शुड बी एबल टू टैकल एनी डिसरप्शंस इन यूएसएआईडी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि यूएसएआईडी में कोई भी इस तरीके के डिसरप्शंस हो रहे हैं तो इंडिया को उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यूएसएआईडी जो है उसने कई सारे क्रूशल इनिशिएटिव्स इंडिया में फंड किए हैं। इट कंप्राइजेज ओनली अ स्मॉल स्लाइस ऑफ द पाई इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, लेकिन जितना हमने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में खर्च किया है उसके मतलब उसका जो शेयर है, मतलब उसका कितना शेयर इन्होंने दिया है वो बहुत कम है। ठीक है, हालांकि इन्होंने कुछ क्रूशल इनिशिएटिव्स में ज़रूर फंड किया है, बट कोई ऐसा नहीं है कि अब इनकी फंडिंग अगर बंद हो गई है या ये फंड देना बंद कर देंगे, एजेंसी ने काम करना बंद कर दिया, ये फंड नहीं देंगे तो हमारे जो सोशल वेलफेयर कार्यक्रम हैं वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर की है, बट ऐसा नहीं है कि मेजर चंक इनकी तरफ से आया है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। तो थोड़ा सा यूएसएआईडी को ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। यहाँ पर देखो बजट में ये अनाउंस किया गया है कि 5 ईयर का एक मिशन, 5 साल का एक मिशन जो है वो अनाउंस किया गया है टू फैसिलिटेट द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। ठीक है, कॉटन फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने, सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक 5 साल के मिशन को अनाउंस किया गया है। और ये प्रमोट किया गया है, मतलब ये कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल एक तरीके की कपास की एक वैरायटी होती है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, उसको प्रमोट किया जाएगा। अब ELS कॉटन होता क्या है, देखो कॉटन जो है यानी कि कपास जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स फाइबर्स। ठीक है, उसके जो फाइबर्स हैं, ठीक है उसके जो फाइबर्स हैं उसकी लेंथ के अनुसार उसको क्लासिफाई किया जाता है एज लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट स्टेपल। ठीक, तो गोसिपियम हिरसुटम जो कि रफली 96% ऑफ द कॉटन ग्रोन इन इंडिया, भारत में जितना कॉटन या जितनी कपास उगाई जाती है उसका 96% जो है वो ये वाली प्रजाति है। ठीक है, ये मीडियम स्टेपल कैटेगरी है। इसमें जो फाइबर की लेंथ है वो लगभग 25 से 28.6 mm के बराबर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटीज़ है उसकी लेंथ 30 mm से ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर जो ELS कॉटन है वो इस स्पीशीज से आती है, इस प्रजाति से आती है जिसका नाम है गॉसिपियम बार्बाडेंस, कॉमनली नोन एज इजिप्शियन और पीमा कॉटन। इसको इजिप्शियन या पीमा कॉटन कहते हैं। ये ओरिजिनेट होती है इन साउथ अमेरिका, और आज की डेट में इसको मेनली उगाया जाता है चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में। इंडिया में ये बहुत कम पाई जाती है, मतलब बहुत कम इसको उगाया जाता है। कुछ ELS कॉटन इंडिया में उगाई जाती है जो रेन फेड पार्ट्स ऑफ द अटपडी तालुका इन महाराष्ट्र, संगली डिस्ट्रिक्ट एंड अराउंड द कोयम्बटूर इन तमिलनाडु, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा कौन सी है, वही मीडियम कैटेगरी वाली है ना, मीडियम स्टेपल जो कैटेगरी है वो वाली। ठीक, इसके बाद आगे ये लिखा गया है कि द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड यूजिंग ELS कॉटन इज़ ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, यानी कि जो इससे फैब्रिक या कपड़ा बनता है ये ELS कॉटन से, उसकी क्वालिटी भी बेस्ट क्वालिटी होती है। एंड दिस इज़ वाई द ब्रांड्स प्रोड्यूसिंग टॉप ऑफ द लाइन फैब्रिक्स मिक्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ELS विद मीडियम स्टेबल कॉटन टू इम्प्रूव क्वालिटी। इसीलिए जो बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो टॉप ऑफ द लाइन मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक बना रहे हैं, वो भी जो मीडियम स्टेबल कॉटन है उसमें कुछ अमाउंट में ELS कॉटन को मिक्स करते हैं। मोर देन 90% ऑफ द 20 to 25 lakh bales, each bale contains 170 kg of de-seeded gind and pressed cotton of the fiber that we annually import constitutes ELS cotton। यानी कि हम लोग ज़्यादातर ELS कॉटन जो है वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20 से 25 लाख बेल का मतलब होता है जो कॉटन के वो बड़े बड़े आपने देखे होंगे रोल्स बना के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं उनको कहा जाता है बेल, और हर बेल में 170 किलो कॉटन होती है। ठीक है, डी-सीडेड मतलब उसमें से जो सीड्स हैं वो निकाले होते हैं, गिंड मतलब उसको प्रोसेस किया होता है ना, और प्रेस करके कॉटन के वो बेल्स बनाए जाते हैं। तो जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं 20 से 25 लाख बेल, उसमें से 90% से ज़्यादा जो है वो ELS कॉटन है, क्योंकि हमारे पास ये है नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें कि वाई इज़ ELS कॉटन नॉट ग्रोन इन इंडिया, भारत में ELS कॉटन को क्यों नहीं उगाया जाता।
तो 2024-25 के सीज़न में जो एमएसपी है मीडियम स्टेपल कॉटन की वो 7,121 रुपये है प्रति कुंटल। और वहीं अगर हम लॉन्ग स्टेपल कॉटन की बात करें तो इसकी है 7,521, यानी कि एमएसपी तो लॉन्ग स्टेपल के लिए ज़्यादा है, तो यानी कि लॉन्ग स्टेपल ज़्यादा उगाई जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भारत में जो कॉटन फार्मर्स हैं, जो कपास के किसान हैं, वो ईएलएस कॉटन को अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो यील्ड है, जो प्रति एकड़ की यील्ड है, वो काफ़ी कम है। मीडियम स्टेपल वैरायटी जहां 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ देती है, वहीं ईएलएस कॉटन को अगर आप उगाएंगे तो एक एकड़ में सिर्फ 7 से 8 कुंटल ही मिल पाएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जो फार्मर्स ईएलएस कॉटन को उगा रहे हैं, उनको अपने प्रीमियम प्रोड्यूस एट प्रीमियम प्राइजेस पर मार्केट में नहीं मिल पा रहा है उसका प्राइस, तो इसलिए भी वो उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब कॉटन मिशन कैसे हेल्प कर सकता है? तो बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, ऐसा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट के दौरान कहा है कि बेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। जो कॉटन इकोसिस्टम है वो इसी वजह से मतलब प्लेग्ड है, मतलब इसी वजह से परेशान है कि वहाँ पर जो प्रति एकड़ पैदावार है वो काफ़ी कम है। ठीक है। दूसरी चीज़, पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ये सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। वट वी नीड इज़ द फार्मर टू एक्सेस द लेटेस्ट इन जीएम, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये चाहते हैं वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि किसानों को जीएम जो क्रॉप है उसको उगाने दिया जाए। महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि उनको जो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट एचटीबीटी कॉटन है उसको उगाने दिया जाए, लेकिन वो अभी उसको उगाना भी लीगल है, तो इससे वीड मैनेजमेंट में भी फ़ायदा या मदद मिलती। करेंटली इंडिया की जो पर एकड़ यील्ड है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है बाकी देशों के कंपैरिजन में। जैसे ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में जो प्रति एकड़ यील्ड है वो 20 कुंटल के आसपास है, चाइना में 15 कुंटल के आसपास है, इंडिया में काफ़ी कम है। ठीक है। बेटर सीड्स, टाइमली एग्रोनॉमिक एडवाइस एंड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से हेल्प मिल सकती है इंडिया को, और वो प्रीमियम वैरायटी जैसे कि ईएलएस कॉटन को ग्रो कर सकती है। बट अभी वो ग्रो नहीं कर पा रही है, तो इसमें मेन जो कारण मैंने आपको बताया कि एक तो वही है कि पर एकड़ यील्ड कम है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई किसान उसको उगाता भी है तो उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है। उसको मतलब मार्केट में उस चीज़ का प्राइस नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से वो उसको ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है फेंटानिल। जो यूएस ने मैक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, उसके पीछे यही एक मेन कारण है, दैट इज़ फेंटानिल। देखो, चाइना, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान के ऊपर टैरिफ लगाते समय यूनाइटेड स्टेट की सरकार ने ये कहा कि द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट पोज्ड बाय इलीगल एलियंस एंड ड्रग्स इंक्लूडिंग डेडली फेंटानिल, कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खतरा हमें इलीगल एलियन से हो रहा है। इलीगल एलियंस का तो उनका मतलब रेफरेंस वही है जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाली बात है, और जो ड्रग से हो रहा है इंक्लूडिंग डेडली फेंटानिल, तो उसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। फॉर मैनी ईयर्स नाउ द यूएस हैज़ रेज्ड कंसर्न्स ओवर द इनफ्लो ऑफ फेंटानिल। तो अब कई सालों से अमेरिका जो है वो फेंटानिल के इनफ्लो को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। प्राइमरीली टारगेट कर रहा है मैक्सिको को फॉर सेंडिंग इट ओवर द बॉर्डर। ठीक है। मैक्सिको जो है वो अपने बॉर्डर से काफ़ी सारा फेंटानिल यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, और चाइना के ऊपर टारगेट इसलिए किया गया है क्योंकि चाइना जो है उसके प्रीकर्सर्स केमिकल्स बनाता है जिससे फेंटानिल प्रोड्यूस की जाती है। फेंटानिल एक डेडली ओपियोइड है। ठीक है। फेंटानिल एक ओपियोइड है। ओपियोइड का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसी ड्रग्स जो या तो ओपियम पॉपी प्लांट से डिराइव हैं या उसमें कुछ इसी तरीके के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें पाए जाते हैं ओपियम पॉपी प्लांट में। ओपियोइड्स जो है वो वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इंक्लूडिंग पेन रिलीफ एंड यूफोरिया। ठीक है। पेन रिलीफ तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक यूफोरिया की फीलिंग भी जनरेट करते हैं, मतलब एक खुशी, एक उत्साह की फीलिंग जनरेट करते हैं। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, एडिक्टिव होते हैं। अदर कॉमन ओपियोइड्स जो हैं वो हैं मॉर्फिन और हेरोइन, है ना। यूएस की जो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब फेंटेनिल को ऐसे करता है एज अ पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग अप्रूव्ड बाय द एफडीए, दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर यूज एज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन रिलीवर के रूप में।
एंड एनेस्थेटिक। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से ये 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है, और हेरोइन से एज एन एनाल्जेसिक हेरोइन से भी 50 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और लेकिन फेंटानिल की ओवरडोज अगर होती है तो उससे डेथ भी हो सकती है। US has been witnessing that what many have called an opioid epidemic in the last 2 decades। ठीक है, यूएस विटनेस कर रहा है कि वहाँ पर एक ओपियोइड का एपिडेमिक चल रहा है पिछले 2 दशकों से। अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड फ्रॉम ड्रग ओवरडोज इन 2021 वाज ओवर 6 टाइम्स द नंबर इन 1999। कि जितने लोगों की ओपियोइड के मतलब इस फेंटानिल के ड्रग के ओवरडोज की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से मृत्यु हुई है, जितनी डेथ्स 1999 में हुई थी उसकी 6 गुना ज़्यादा डेथ्स यहाँ पर हुई हैं। इसीलिए इसको ओपियोइड एपिडेमिक कहा जा रहा है। अब इसमें चाइना और मेक्सिको का क्या रोल है? तो यूएस में जो है वो सिंथेटिक ओपियोइड रिलेटेड डेथ्स की संख्या 2013 के बाद ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि उसमें इलिसिटली मैन्युफैक्चर्ड फेंटानिल, इसका प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2020 में DEA के इंटेलिजेंस रिपोर्ट दैट इज़ फेंटानिल फ्लो टू द यूनाइटेड स्टेट्स में ये कहा गया कि फेंटानिल और फेंटानिल रिलेटेड सब्सटेंसेस ये चाइना से ट्रैफिक होके इंटरनेशनल मेल और एक्सप्रेस कंसाइनमेंट ऑपरेशंस के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं। चाइना की जो लोकल कंपनीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसके प्रीकर्सर्स बना रही हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनको फर्दर प्रोसेस करके फेंटानिल बनाया जाता है। उसके बाद ये शिप किए जाते हैं टू मैक्सिको, फिर वहाँ पर इनकी कुछ फर्दर प्रोसेसिंग होती है, दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, और उसके बाद ये यूएस में एंटर करता है। हालांकि इसमें कनाडा का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है। यूएस के जो कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट्स हैं उन्होंने लगभग 19 किलोग्राम के आसपास फेंटानिल जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर में पकड़ी है। ठीक है, नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब जो कनाडा के साथ बॉर्डर लगता है, और मेक्सिको के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ से 9,600 किलोग्राम पकड़ी है। तो कनाडा से ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से हो रही है मैक्सिको की तरफ से। ठीक है, जहाँ पर जो इसके कार्टल्स हैं वो इस ड्रग्स को मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यूएस गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, 2024 में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक फेंड ऑफ फेंटानिल बिल जो है वो साइन किया था इनटू लॉ टू कॉम्बैट इलिसिट फेंटानिल ट्रैफिकर्स इन मैक्सिको एंड द क्रिएटर्स ऑफ प्रीकर्सर्स केमिकल्स इन चाइना। ठीक है, कि मैक्सिको में जो फेंटानिल के इलीगल ट्रैफिकर्स हैं उनसे लड़ने के लिए, और जो चाइना में प्रीकर्सर केमिकल्स बना रहे हैं उनसे लड़ने के लिए एक यहाँ पर फेंड ऑफ फेंटानिल बिल जो है वो साइन किया गया था। डिस्पाइट डिसएग्रीमेंट्स एंड टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना ओवर ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल इशूज, सम कोऑपरेशन इन कर्बिंग द मूवमेंट ऑफ फेंटानिल हैज़ बीन अचीव्ड। हालांकि अमेरिका और चाइना के बीच में आपको पता है कि टेंशंस भी हैं और ट्रेड को लेकर या जियोपॉलिटिकल इशूज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों के बीच में फेंटानिल के मूवमेंट को लेकर कुछ कोऑपरेशन जो है वो संयोग हुआ है। चाइना हैज़ लिमिटेड द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रीकर्सर्स। चाइना ने कई सारे इस तरीके के जो प्रीकर्सर्स केमिकल्स हैं उनके प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया है। पिछले साल जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मिले थे तो फेंटानिल को लेकर भी डिस्कशन हुआ था। हालांकि कोऑपरेशन विद मैक्सिको जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चीज़ें जो हैं वो अभी मैक्सिको की नई प्रेसिडेंट बनी है दैट इज़ क्लॉडिया शेनबुम, तो उनके आने के बाद कुछ कोऑपरेशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि गिवन हर रिकॉर्ड ऑफ शेयरिंग इंटेलिजेंस विद द यूएस एज द मेयर ऑफ मैक्सिको सिटी, क्योंकि मैक्सिको सिटी के मेयर होने के साथ साथ वो जो है वो अमेरिका को इंटेलिजेंस भी शेयर करती हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उनकी वजह से थोड़ा सा कोऑपरेशन यहाँ पर मैक्सिको के साथ भी बेहतर हो। लेकिन इसके बावजूद मैक्सिको का जो मिसट्रस्ट है ऑफ यूएस ऑपरेशंस इन इस टेरिटरी, क्योंकि अभी आपको कुछ दिनों पहले याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ऐलान किया था कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, है ना। तो उस तरीके का जो मिसट्रस्ट है, जो एक भरोसे की कमी है मैक्सिको में अमेरिका को लेकर के वो उसके टेरिटरी में कुछ ऑपरेशंस करता रहता है, कंबाइंड विद द यूएस कंसर्न्स अबाउट करप्शन एंड कार्टल इन्फिल्ट्रेशन इन अमेरिका इन मैक्सिको, और यूएस की ये चिंता है कि वहाँ पर करप्शन है, कार्टल का इन्फिल्ट्रेशन है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में भी इनके बीच में कोऑपरेशन बहुत बेहतर ना हो पाए। बट मेजर ये जो इशू है दैट इज़ अबाउट द फेंटानिल, ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इट कुड बी आस्क्ड कि फेंटानिल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ जस्ट आ क्या ओपियोइड पेन किलर, एक पेन किलर है ओपियोइड पेन किलर, ठीक है। और ओपियोइड पेन किलर्स क्या होते हैं कि उसमें ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, या तो जो ओपियम पॉपी प्लांट है
उससे डिराइव किए गए सब्सटेंसेस हों या फिर उसके जैसे हों। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट आर्टिकल और है हमारे पास, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वो है ये कि वाई साइंटिस्ट्स आर मॉनिटरिंग एस्टेरॉइड विद ओनली 1% चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ। ठीक है, देखो एक न्यूली डिस्कवर्ड एस्टेरॉइड है जिसका नाम है 2024 YR4। इसके रफली 1% चांस है कि ये अर्थ में क्रैश कर सकता है 2032 में, सिर्फ 1% चांस है, ऐसा नासा के ऑफिशियल्स ने पिछले हफ्ते बताया है। पॉल चोडास, दैट इज द डायरेक्टर ऑफ नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज, इनका ये कहना है कि हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं क्योंकि 99% चांस है कि ये अर्थ को मिस कर देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्दो मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स फ्लोट इन द सोलर सिस्टम, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, ये मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड जो है वो सोलर सिस्टम में फ्लोट करते रहते हैं, और ये बहुत स्मॉल प्रोबेबिलिटी होती है कि इनमें से कोई एक जो है वो अर्थ को हिट करेगा। ठीक है, सीरियस डैमेज करना तो बहुत दूर की बात है, हिट करेगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत कम होती है। ओवर द ईयर्स हाउएवर साइंटिस्ट हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड अ फ्यू एस्टेरॉइड्स। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ कुछ एस्टेरॉइड्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अभी इसको कर रहे हैं 2024 YR4 को, क्योंकि इससे रिसर्च और मॉनिटरिंग पर्पस दोनों में उनको मदद मिलेगी। अब 2024 YR4 क्या है, इसको डिस्कवर किया गया था पिछले साल दिसंबर में बाय द एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस टेलीस्कोप ने चिली में, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। और एक रफ एस्टिमेट विच इज़ बेस्ड ऑन द एस्टेरॉइड्स ब्राइटनेस, एस्टेरॉइड की कितनी ब्राइटनेस है उसके हिसाब से एक रफ एस्टिमेट ये बताया गया है कि इसका साइज़ जो है वो 40 से 100 मीटर तक ये चौड़ा हो सकता है। द लॉजिक बिहाइंड एस्टिमेटिंग एन एस्टेरॉइड साइज यूजिंग दिस मेथड इज दैट लार्जर एन ऑब्जेक्ट द ब्राइटर इट अपीयर्स। ठीक है, तो एस्टेरॉइड की ब्राइटनेस देख के उसके साइज़ का पता लगाना, उसके साइज़ का एस्टिमेट करना, ये बेसिकली इस लॉजिक के ऊपर आधारित है कि जितना बड़ा कोई भी एस्टेरॉइड होगा तो उसका जो ब्राइटनेस है वो उतनी ज़्यादा होगी। बट सिंस ब्राइटनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ रिफ्लेक्टिव एन एस्टेरॉइड सरफेस इज, दिस मेथड इज़ इम्प्रेसाइज। ये मेथड कोई प्रिसाइज या एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि उस एस्टेरॉइड की सरफेस किस चीज़ से बनी हुई है। अगर उस सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल कि वो ब्राइटनेस ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका साइज़ बड़ा है। तो डिस्टिंग्विशिंग अ लार्ज एंड डार्क एस्टेरॉइड एंड अ स्मॉल एंड शाइनी वन इज़ चैलेंजिंग। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई बड़ा एस्टेरॉइड हो लेकिन उसकी सरफेस ऐसी हो कि ब्राइटनेस कम है तो डार्क हो सकता है, और वहीं अगर कोई एक छोटा एस्टेरॉइड हो लेकिन उसकी सरफेस ऐसी हो कि उसमें से रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा हो रही है या वो ज़्यादा ब्राइटनेस है तो वो शाइनी है, तो उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार 2024 ये जो 2024 YR4 है ये अर्थ के सबसे नज़दीक आया था ऑन क्रिसमस डे, रफली 8 लाख किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लैनेट। ठीक है, लगभग 8 लाख किलोमीटर की दूरी पर था हमारे प्लैनेट से। अबाउट ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, मतलब जितनी दूरी अर्थ और मून के बीच में है उसके दुगने दूरी पर ये अर्थ के पास आया था। दिस इज द क्लोजेस्ट इट हैज़ बीन टू द अर्थ। अभी अगले कुछ दिनों में फिर से हमारी नज़रों से दूर हो जाएगा और उसके बाद अगेन फिर से दिखाई देगा 2028 में। एट द मोमेंट साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो इसकी पाथ को ट्रैक कर सकें और एग्जैक्ट साइज़ का पता लगा सकें बिफोर इट गोज़ आउट ऑफ साइट, या बिफोर मतलब हमारी नज़रों से ये ओझल हो जाए उससे पहले वो चाहते हैं कि इसकी पाथ और इसका जो एग्जैक्ट साइज़ है उसको पता लगा लिया जाए। अब कुड ये 2024 YR4 इम्पैक्ट अर्थ, क्या ये पृथ्वी को इम्पैक्ट कर सकता है? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2024 YR4 इज़ बिग, वाइल इट इज़ बिग इट इज़ नॉट एज बिग एज द एस्टेरॉइड दैट वाइप्ड आउट डायनासोर्स। ये बड़ा है लेकिन जो मतलब अभी उनके रफ एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है जिसकी वजह से, जैसा कि एक एस्टेरॉइड था जो पृथ्वी से टकराया था और जिसके बाद डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे, है ना, ये 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये चीज़ हुई थी। हालांकि ये कंसिडरेबल लोकलाइज डैमेज कर सकता है अगर ये किसी पॉपुलेटेड एरिया पर डैमेज का हिट करता है तो। एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो टोरिनो स्केल का यूज़ करते हैं किसी भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को मैप करने के लिए।
ठीक है, मतलब कैटेगराइज करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है, दैट इज टोरिनो स्केल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टोरिनो स्केल का यूज़ क्यों करते हैं, कि जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं उनके डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को, कि कितना वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, उसको कैटेगराइज करने के लिए टोरिनो स्केल का यूज़ किया जाता है। एट द मोमेंट नासा ने 2024 को इस स्केल पर 3 रेटिंग दिया आउट ऑफ 10। मतलब जितना ज़्यादा रेटिंग होगी ऑन द स्केल ऑफ 10 उतना ज़्यादा उसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल होगा, बट इसको सिर्फ 3 दी गई है। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि एस्टेरॉयड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 8 to 10 मेगाटन्स ऑफ एनर्जी, अगर वो क्रैश करता है तो 8 से 10 मेगाटन ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। जिस एस्ट्रोनॉइड ने 2023 के फरवरी में चेलियाबिंस्क रशिया में हिट किया था, उसमें से लगभग 500 किलो टन्स ऑफ टीएनटी, जो ट्राई न्यूट्रिन टोल्यून होता है, एक केमिकल होता है जो टीएनटी जैसे बॉम्ब्स वगैरह होते हैं ना, तो 500 किलो टन ऑफ टीएनटी के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि 30 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लोसिव था जो एटम बॉम्ब इसके ऊपर हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था उससे भी ज़्यादा। और इस एस्टेरॉयड की वजह से, जो ये चेलियाबिंस्क एस्टेरॉयड है, इसकी वजह से लगभग 1,500 लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे और कई सारी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा था। ये एस्टेरॉयड जो है वो सिर्फ जो ये 2024 है YR4 के साइज़ का आधा था, तो अगर ये हिट करेगा तो नुकसान ज़्यादा होगा। बट अब हिट करेगा या नहीं करेगा, मेन सवाल तो वो है। हाउ ऑफन डू एस्टेरॉइड्स क्रैश इनटू अर्थ। अब अर्थ में एस्टेरॉइड्स कितने ऑफन क्रैश करते हैं और क्या वो रियल डेंजर पोज करते हैं। तो कई सारे एस्टेरॉइड जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर दिन एंटर करते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय जो फ्रिक्शन महसूस करते हैं उसकी वजह से ही जल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब जो थोड़ा बड़े होते हैं, वो स्पेक्टिकुलरली बर्न करते हैं और वो हमें स्काई में फायर बॉल्स की तरह दिखाई देते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ अनबर्न फ्रेगमेंट जो है, मतलब कुछ ऐसा छोटा मोटा टुकड़ा जो है वो सरफेस पर आ जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो इतने बड़े नहीं होते कि उनसे कोई बहुत ज़्यादा डैमेज हो। लार्ज एस्टेरॉइड्स दैट कैन कॉज ग्लोबल डिजास्टर्स हिट अर्थ लेस ऑफन। ऐसे एस्टेरॉइड्स जिनसे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल डिजास्टर पैदा हो वो अर्थ को बहुत ज़्यादा हिट नहीं करते, वेरी ऑफन हिट नहीं करते हैं। एस्टेरॉइड्स मोर देन अ किलोमीटर इन डायमीटर सच एज द Chicxulub asteroid that led to the extinction of dinosaurs might hit only once in 260 million years। ठीक है, तो स्टडी में ये पाया गया है कि ऐसे एस्टेरॉइड जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से बड़ा हो, और जैसा कि ये एस्टेरॉइड था जिसकी वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, ऐसे एस्टेरॉइड ये माना जाता है कि पृथ्वी में 260 मिलियन साल में एक ही बार अटैक कर मतलब हिट कर सकते हैं। क्योंकि कंपेयर टू अर्थ, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में सोलर सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और जो सोलर सिस्टम में काफ़ी ऐसी जगह है, पूरा का पूरा भरा तो नहीं है, काफ़ी ऐसी जगह है कि जिसकी वजह से जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके के एस्टेरॉइड्स वगैरह, वो चारों तरफ इधर उधर मूव कर सकते हैं बिना टकराए हुए, है ना। इसके बाद आगे लिखा गया है कि लेकिन जो स्मॉलर एस्टेरॉइड्स हैं वो भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरीके के फैक्टर जैसे कि एस्टेरॉइड की क्या स्पीड है और वो किस एंगल पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वो भी एक रोल प्ले करता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ 40 मीटर वाइड रॉक कुड लेवल एन एंटायर सिटी। अगर एक 40 मीटर का चौड़ा अगर एक रॉक एक पत्थर है तो वो पूरे शहर को ज़मींदोज कर सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल तो है। तो व्हाट कैन स्पेस एजेंसीज डू। अब स्पेस एजेंसीज क्या कर सकती हैं। स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा, वो एक प्लेनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रही हैं ताकि ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को अर्थ से टकराने से रोका जा सके। तो इसको लेकर इनका एक मिशन भी है, दैट इज़ डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन नासा एंड द जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी। ये इस तरीके का नासा का पहला मिशन है। और 2022 में एक डार्ट के स्पेसक्राफ्ट ने एक एस्टेरॉयड था जिसका नाम था डाइमॉर्फोस, उसके साथ क्रैश किया और सक्सेसफुली उसकी जो पाथ है, उसका जो उसका शेप है और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उनको बदला। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कुछ होगा तो अभी तो खैर अभी हम लोग 2025 में हैं, अगर 2032 में इसके टकराने की चांसेस बढ़ती हैं, अभी तो 1% बताया जा रहा है, अगर चांसेस बढ़ेंगी तो इस तरीके का डेफिनेटली उम्मीद है कि जो ये डार्ट है ये थोड़ा तब तक और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा, है ना। तो उसके बाद डेफिनेटली उम्मीद है कि उसको भी अगर पॉसिबल होगा तो उससे भी इस तरीके का कोई स्पेसक्राफ्ट क्रैश करवा के उसका भी जो
ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, उसको बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके की खबरें जो है वो कुछ कुछ मीडिया चैनल्स में चलाई जाती है, अभी तो खैर नहीं, लेकिन आगे जाके धीमे धीमे चलाई जाएगी कि 2032 में एक एस्टेरॉयड जो है वो पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये वो, है ना। ये बातें बीच बीच में चलती रहती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताए उनके ऊपर फोकस रखें। और अगर कुछ ऐसा टकराने के चांसेस बढ़ेंगी भी, अभी तो 1% ही है, लेकिन अगर चांसेस बढ़ेंगी भी तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। वो एक आर्टिकल जो मैंने आपको बताया एक गोपालन वाला, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, उसको आप लोग पढ़िएगा। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बता दूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं इस बार की प्रीलिम्स की, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, सी सेट, तो ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है 849 रुपीज़ में। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की चाहते हैं तो 699, ओनली जनरल स्टडीज़ 449। ठीक है, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। करंट अफेयर्स ओनली इज़ 299 एंड ओनली सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको 249 में मिल जाएंगे। तो आप इनको ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। हमारे जो सी सेट के क्लासेस का बैच है, इट इज़ नॉट लाइव दो, इसमें हम आपको वीकली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उस वीकली कंटेंट के बेसिस पर आपका एक वीकेंड पर लाइव डाउट सेशन लिया जाता है, सो दैट कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 999 में यह ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और जो भी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, अगर आप वो रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली उनको फॉलो करते हैं, तो आपका सी सेट जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी कितना भी टफ पेपर आए डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बट कंडीशन वही है कि आपको इसको अच्छे से फॉलो करना होगा। तो एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, हम आपको इसका जो APK लिंक है वो प्रोवाइड कर देंगे। और ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं किसी भी तरीके से, या कुछ भी आप नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, ताकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, ताकि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो इस सेंस में मिलेगा कि ये जो सीरीज़ है या जो ये वीडियो सेशंस हैं, ये इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे, बट उसके लिए हमें आपके साथ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी डेफिनेटली कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।